नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको रोज की तरह बता दूं कि आज कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। मोदी, नीतीश और चंद्रबाबू की वो तस्वीरें जो इंडी के सीने पर जख्म देंगी। मोदी सरकार गिराने का सपना देखने वालों को आज कैसे डबल झटका लगा है, यह भी दिखाऊंगा। और सवाल इस बात का कि क्या महाराष्ट्र में खेला होगा, उद्धव इंडी छोड़कर क्या बीजेपी के साथ आएंगे, आज इसकी भी बात होगी। इसके अलावा जेल में ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल सब भूल गए। केजरीवाल का वो वादा जिसे याद कर दिल्ली वालों का गला सूख रहा है, आज वो भी दिखाऊंगा। और फिर अयोध्या की बात होगी। अयोध्या में झूठ के सहारे क्या बीजेपी को हराया गया, देखिए सच क्या निकला। रामलला की नगरी अयोध्या में एनएसजी कमांडो क्यों पहुंचेंगे, आज ये भी बताऊंगा। और फिर बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, क्या खबर आ रही है। बीजेपी का नया अध्यक्ष 2029 के लिए माहौल बदल देगा, जज्बात बदल देगा क्या, आज इसका भी चैप्टर है। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन रोज की तरह, उसके बाद पहला चैप्टर। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में बुलडोजर एक बार फिर एक्शन में आ गया है। आज लखनऊ के अकबर नगर में बनी अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इलाके के करीब 1100 मकानों को अवैध बताते हुए उन्हें तोड़ने का नोटिस दिया है। ड्रोन कैमरों की मदद से बुलडोजर एक्शन की निगरानी की जा रही है। बवाल से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। यूपी की कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली आने का फैसला कर लिया है। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट छोड़ दी है। इसके साथ ही उन्होंने यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया। खबर है कि करहल सीट पर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव को उपचुनाव में कैंडिडेट बना सकती है। और यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष के लिए अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के नाम की चर्चा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में आतंकियों से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ। इलाके में छिपे आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में रेगुलर कोर्सेज में अब स्टूडेंट्स को साल में 2 बार एडमिशन का मौका मिलेगा। यूजीसी ने इसकी मंजूरी दे दी है। मौजूदा सेशन से ही यह सुविधा शुरू हो जाएगी। 5 मई को हुई यूजीसी की बैठक में इसका फैसला लिया गया। अब तक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हर साल जुलाई अगस्त में ही रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन होते थे। महंगाई के मोर्चे पर चुनाव के बाद अच्छी खबर आई। भारत में महंगाई दर में बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। आज जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में महंगाई दर घटकर 4.74% पर आ गई, जो पिछले 12 महीनों में महंगाई का सबसे निचला स्तर है। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मोदी, नीतीश, चंद्रबाबू की वो तस्वीर जो इंडी के सीने पर जख्म जैसी है। मोदी सरकार गिराने का सपना देखने वालों को आज डबल झटका लगा है। महाराष्ट्र में खेला होगा क्या, उद्धव ठाकरे इंडी गठबंधन छोड़कर क्या बीजेपी के साथ आने वाले हैं। सबसे पहले इसका चैप्टर। आजकल इंडी गठबंधन को हर रोज लगभग नया जख्म मिल रहा है। पहले ये लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो इस बार सरकार ही नहीं बना पाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पूरे ठसक से अपनी सरकार बनाई। फिर कहने लगे कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी तो नायडू और नीतीश कुमार पर टिकी है। नायडू और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को पानी पिला देंगे, अपनी फरमाइशें रख देंगे और नरेंद्र मोदी को उन्हें पूरा करना होगा। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। उल्टे नरेंद्र मोदी ने दबदबे के साथ मंत्रालय बांटे। जब यह भी नहीं चला तो इंडी वाले कहने लगे कि नीतीश नायडू को तो नरेंद्र मोदी ने झुंझुना पकड़ा दिया, नीतीश और नायडू इससे खुश नहीं होंगे। लेकिन आज इंडी वालों की यह गलतफहमी भी दूर हो गई, क्योंकि आज एक ऐसी तस्वीर आई जिससे इंडी गठबंधन के दिल पर फिर से जख्म लगेगा, उनका दिल फिर से जलेगा। और यह तस्वीर आई आंध्र प्रदेश से, जहां आज नई सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था। यह गजब की तस्वीर है आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह की, जहां आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। सीएम पद की शपथ लेने से ठीक पहले जब चंद्रबाबू नायडू का नाम लिया गया तो वो अपनी सीट से उठे और नरेंद्र मोदी को झुककर प्रणाम किया और फिर शपथ लेने के लिए आगे बढ़े। शपथ लेने के बाद चंद्रबाबू नायडू जब वापस अपनी सीट पर लौटे तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और पीएम मोदी ने उन्हें गले लगा लिया। काफी देर तक दोनों नेता गले मिले और दोनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री दिख रही थी उसे देखकर कोई भी यही कहेगा कि इनके बीच कोई खटपट होगी या चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार में सिर्फ 2 मंत्रालय मिलने से नाराज होंगे, ऐसा दिख तो नहीं रहा।
चंद्रबाबू नायडू की बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। इन तस्वीरों को देखकर जाहिर है कि इंडी गठबंधन परेशान हो गया होगा, क्योंकि इंडी गठबंधन तो यही माहौल बना रहा था कि टीडीपी के तो 16 सांसद हैं, 2 मंत्रालय में उनको निपटा दिया। यहां नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू की केमिस्ट्री देखिए। चंद्रबाबू नायडू भी पैर छूने के लिए झुके, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गले लगा लिया। और ऐसा नहीं कि बस गले लगाया, गले लगाकर दोनों की बातचीत होती रही। चंद्रबाबू नायडू कान में कुछ बोलते रहे, नरेंद्र मोदी लगातार पीठ थपथपाते रहे। इंडी गठबंधन को पूरी उम्मीद थी कि इस बात पर कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू कुछ खटपट करेंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने इशारों में बता दिया कि मंत्रालय की संख्या और विभागों के बंटवारे में नरेंद्र मोदी ने टीडीपी को जो दिया है वो इससे खुश है। और जब एनडीए में बड़ी पार्टी ही विरोध नहीं जता रही, तो फिर जिनके कम सांसद है वो क्या ही करेंगे, वो तो खुद सरेंडर मोड में आ जाएंगे। अब टीडीपी इतनी खुश है तो नीतीश जी अकेले बाहर जाके भी क्या कर लेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, अभी आपको पूरी पिक्चर आगे दिखाऊंगा। नीतीश कुमार की तरह आज चंद्रबाबू नायडू ने भी पीएम मोदी के पांव छूने की कोशिश की और सबको चौंका दिया। जब चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली तो उसके बाद वो नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे और झुककर उनके पांव छूने लगे, जैसा नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें रोक लिया और झट से गले लगा लिया। यह नरेंद्र मोदी का कद दिखाता है इस सरकार में कि नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक दोनों नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद ले रहे हैं। जिन 2 लोगों के लिए कहा गया कि उनके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी की सरकार चलेगी, वो दोनों लोग नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के कई दलों के नेता शामिल हुए। इस शपथ ग्रहण समारोह की टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में सारे विभागों का बंटवारा किया और उसके बाद आज पहला मौका रहा जब एनडीए के नेता सार्वजनिक मंच पर मिले। और जिस तरह की तस्वीरें आई उससे कहीं नहीं दिखा कि विभागों के बंटवारे या कैबिनेट में 2 पद मंत्री पद मिला, 1 मिला, इससे कोई भी एनडीए का दल नाराज हो। शपथ ग्रहण समारोह में अजीत पवार गुट की एनसीपी के नेता भी शामिल हुए। सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे भी आए, चिराग पासवान, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल भी शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा वहां पर नजर आए। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी आज आंध्र प्रदेश के मंत्री पद की शपथ ली और शपथ लेने के बाद नारा लोकेशन ने अपने पिता के पांव छुए और जैसे ही वो नरेंद्र मोदी के पांव छूने लगे तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें भी रोक लिया और उनका हाथ पकड़ लिया। तो चंद्रबाबू नायडू के परिवार का भी नरेंद्र मोदी से पर्सनल कनेक्ट जो है वो साफ दिख रहा है। देखिए, न पिता को पैर छूने दिया, न बेटे को पैर छूने दिया। ये नरेंद्र मोदी का अपना कनेक्ट है, अपना तरीका है कि पैर क्यों छू रहे हो भाई, आशीर्वाद ऐसे ही लो। जब इस तरह से पर्सनल कनेक्ट हो जाता है ना, जब इस तरह से पूरा एनडीए एक फैमिली के जैसे दिखने लग रहा है, तो फिर किसी तरह की कोई खटपट का सवाल ही नहीं दिख रहा, किसी के इधर उधर जाने का सवाल नहीं उठता। लेकिन इंडी गठबंधन वाले तो इसी के भरोसे बैठे हैं कि कहीं एनडीए में कुछ हो, कुछ खटपट हो तो उनको मौका मिले। इंडी गठबंधन वाले सारी तिकड़म लगा रहे हैं कि कहीं कोई खेल हो जाए। पहले लेवल पर यह कोशिश हुई कि किसी तरह से एनडीए में शामिल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को साथ ले आया जाए। यह कोशिश बेकार हुई तो दूसरे लेवल पर प्लानिंग की गई कि मंत्रिमंडल के बंटवारे पर एनडीए के दूसरे दलों को भड़काओ। यह दाव भी नहीं चला तो तीसरे लेवल पर प्लानिंग की गई कि विभागों के बंटवारे पर मोदी सरकार के अंदर सहयोगियों में कुछ खटपट हो जाए। आज ये कोशिश में भी लगे हुए रहे लेकिन कि एनडीए के अंदर फूट पड़ जाए, लेकिन यह हुआ नहीं। इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, जरा इनका दर्द भी सुनिए। अब केंद्र सरकार में जो 2 अतृप्त आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, पहले आप उस अतृप्त आत्मा के समाधान करो। और जैसे पवार साहब ने कहा, भटकते आत्मा किसी का पीछा नहीं छोड़े, ये सच है। जब तक नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री जी को उनके पद से हम नीचे नहीं उतारेंगे, तब तक ये आत्माएं जो है हमारी वो शांत नहीं है। अतृप्त आत्माएं तो इंडी गठबंधन में फिलहाल ज्यादा नजर आ रही हैं, लेकिन ये सब बातें करके इंडी गठबंधन एक तरह से नरेंद्र मोदी का काम ही आसान कर रहा है, क्योंकि जितना इंडी गठबंधन ने इधर उधर करने की कोशिश की, उतना ज्यादा एनडीए के सहयोगियों ने पीएम मोदी के प्रति अपने समर्थन का शक्ति प्रदर्शन किया। आप देखिए, सिर्फ 8 दिन में एनडीए के नेता 4 बार एकजुट दिखे और दिखाया गया कि वो नरेंद्र मोदी के साथ है। 5 जून को दिल्ली में बैठक हुई, सारे दल मौजूद रहे, एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन हुआ। 7 जून को दिल्ली में पीएम मोदी को एनडीए का नेता चुना गया, फिर से एकजुटता दिखी। 9 जून को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए एकजुट नजर आया
और फिर अब 12 जून को फिर से चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए परिवार ने एकजुटता का ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया कि इंडी गठबंधन की थोड़ी बहुत उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया। अब आपको चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण का वो वीडियो भी दिखाता हूं जिसने इंडी गठबंधन को सबसे ज्यादा परेशान किया। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंच पर चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी काफी देर एक दूसरे से बातचीत करते दिखे। उनके साथ में जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण भी मौजूद रहे, जो एनडीए का हिस्सा है। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू से बातचीत के बाद पवन कल्याण पीएम मोदी को स्टेज के दूसरी तरफ ले गए, जहां बाकी लोग खड़े थे। फिर पीएम मोदी पवन कल्याण के बड़े भाई और मेगास्टार चिरंजीवी के पास गए। पीएम मोदी ने दोनों भाइयों का हाथ पकड़ा और दोनों को स्टेज के बीच लेकर गए और हाथ ऊपर उठवाकर जनता का अभिवादन किया। इसके बाद पीएम मोदी साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत से मिले। उसके बाद पीएम मोदी ने एनडीए के बाकी नेताओं से मुलाकात भी की। यानी वहां एक एक तस्वीर नरेंद्र मोदी की सोच, विजन और उनका जो तरीका है लोगों से कनेक्ट का, उसको पूरी तरह से दिखा रहा था। जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण के साथ पीएम मोदी की जबरदस्त केमिस्ट्री दिखी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में पवन कल्याण की पार्टी शामिल नहीं हुई, जबकि पवन कल्याण की पार्टी के 2 सांसद हैं। लेकिन अभी पवन कल्याण का फोकस राज्य की राजनीति पर है, तो ऐसा माना जा रहा है कि पवन कल्याण बाद में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उनको अभी वो शामिल नहीं हुए, तो इसका मतलब नहीं कि वो नरेंद्र मोदी से नाराज हो गए। आप केमिस्ट्री देखिए ना बॉस, साफ मंच पे दिख रहा है कि क्या हालात है। इसी तरह से आप देखिए कि अजीत पवार की पार्टी भी मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं हुई थी, जबकि उनके नेता प्रफुल्ल पटेल को मंत्री पद ऑफर किया गया। लेकिन अजीत पवार की पार्टी से कहा गया कि उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वो एमओएस नहीं चाह रहे थे, वो बात नहीं बन पाई और अजीत पवार की पार्टी मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं हुई। इस बात को इंडी गठबंधन ने खूब उछाला, कहने लगे कि देखिए मोदी ने तो इन लोगों को कुछ नहीं दिया। उद्धव गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि शिंदे और अजीत पवार की पार्टी को कैबिनेट में बेहद कम प्रतिनिधित्व मिला है। इससे यह साबित होता है कि बीजेपी ने दोनों सहयोगियों को उनकी जगह बता दी है। और ऐसा ही होता है जब आप किसी के गुलाम बनने का फैसला करते हैं। लेकिन आज की तस्वीरें आप ये देख लीजिए, जो साबित कर रही हैं कि नाराजगी वाली बातें कहकर इंडी गठबंधन भ्रम फैलाने में जुटा, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल आज खुद आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। ये देखिए, वो हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं। अगर अजीत पवार गुट की इतनी नाराजगी होती तो एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के मौके पर प्रफुल्ल पटेल मौजूद न रहते। इंडी गठबंधन में एनडीए में फूट के सपने जो वो बुन रहा है, लेकिन अपनी हालत नहीं देख रहा। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में खटपट की खबरें और तेज होती जा रही हैं। विधान परिषद के चुनाव को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट के बीच विवाद बढ़ गया है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 4 सीटों के लिए 26 जून को मतदान होने वाला है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कि एमवीए का कौन सा दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस पर फैसला लेने के लिए बैठक का आयोजन किया जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बैठक के पहले ही विधान परिषद की 4 सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि कांग्रेस विधान परिषद की 2 सीटों नासिक और कोंकण सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। इस पर कांग्रेस नाराज भी बताई जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमें उम्मीद थी कि इन 4 सीटों पर गठबंधन की पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी, लेकिन उद्धव जी ने अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। हमारी अपेक्षा थी कि वो हमसे बात करके यह फैसला लेंगे। हालांकि अब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच सीटों का समझौता होने की खबर है, जिसमें 3 सीटों पर उद्धव की पार्टी लड़ेगी और 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी। आज उद्धव ठाकरे ने खटपट की खबरों को खारिज किया और कहा कि कोई विवाद नहीं, कभी संवाद में लूज कनेक्शन हो जाता है, यानी वो मान रहे कि लूज कनेक्शन हुआ है। उधर शरद पवार की एनसीपी के अंदर भी खटपट की खबरें हैं। पार्टी के नेता और शरद पवार के पोते रोहित पवार और राज्य प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। सोमवार को पार्टी के एक कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने मंच से इशारे में एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। यानी जो इंडी गठबंधन एनडीए के टूटने के सपने देख रहा है, वो खुद कितने दिन टिकेगा इसका कोई भरोसा नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का रिश्ता तो टूट गया, ये तो ऑलरेडी पता चल रहा है। इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के बड़े प्लेयर नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, तो इसे लेकर आरजेडी प्रवक्ता ने माहौल बना दिया कि नीतीश कुमार तो नाराज हैं। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि जब नीतीश कुमार के मन मुताबिक काम नहीं होता तो वो मौन धारण कर लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो इस बात का संकेत देते हैं। याद करिए, जब पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था तो नीतीश कुमार के हाथ में कमल छाप थमा दिया गया था।
इसके बाद नीतीश प्रधानमंत्री के नामांकन समारोह में नहीं पहुंचे थे। इस पर जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार किसी काम में व्यस्त हैं, एनडीए में सब ठीक चल रहा है। मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में नहीं गए थे तब भी राजद की तरफ से यही सब कहा गया था, लेकिन नीतीश कुमार अब भी एनडीए में ही हैं। यानी इंडी गठबंधन ने नीतीश कुमार को लेकर माहौल बनाने की कोशिश की, जिस पर जेडीयू ने तुरंत पानी फेर दिया। आप यह भी देखिए कि नीतीश कुमार तो 5 दिन पहले दिल्ली में एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के पांव छू रहे थे, ये भरोसा दे रहे थे कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, फिर अचानक नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, इसकी कोई वजह तो दिखती नहीं है। और नीतीश कुमार भले ही ना जा पाए, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश का सीएम बनने पर बधाई भी दे दी है। नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में सहयोगियों ने ना तो मंत्री पद की संख्या पर कोई बवाल किया, ना ही विभागों के बंटवारे पर। अभी तक नाराजगी की कोई खबर नहीं आई है, इसलिए अब इंडी गठबंधन स्पीकर पद को लेकर एनडीए के सहयोगियों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। ये तुमको ये तो नहीं दिए, स्पीकर देंगे। अब कहा जा रहा है कि स्पीकर पद तो टीडीपी और जेडीयू को अपने पास रखना चाहिए। अब ये इंडी गठबंधन बता रहा है कि जेडीयू टीडीपी को क्या करना चाहिए, वरना बीजेपी अपने सहयोगियों को ही खत्म कर देगी। संजय सिंह को सुनिए एक बार। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे संकेत दिया है कि जो उनकी प्रवृत्ति है, कार्य करने की शैली है, अपने घटक दलों को धीरे धीरे करके समाप्त करना, खत्म करना, उनको अपमानित करना, उनकी ताकत को समाप्त करना, मंत्रालय के बंटवारे के बाद इसकी शुरुआत हो गई है। और ये झुंझुना मंत्रालय जो दिया है इन्होंने एनडीए के घटक दलों को, अगला चरण इनकी पार्टियों को खत्म करने का होगा, क्योंकि जो जो बातें हम लोग कहते हैं लगभग सच साबित होती है। और वो कैसे होगा? गलती से अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो उसके 3 बड़े खतरे हैं। ये बाहर बैठ के खतरे गिना रहे हैं, इसको कहते हैं पिन मारना, कि कहीं से तो बलून फटे। स्पीकर का फैसला तो नए संसद सत्र में होगा, जो 24 जून से शुरू होने वाला है। इस पर अभी से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि जिस तरह की बातें इंडी गठबंधन वाले फैला रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में सब अपनी अपनी भूमिका को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे केंद्र में पीएम मोदी ने अपने हिसाब से मंत्री बनाए, मंत्रालय बांटे, वैसे ही राज्यों में उनके सहयोगी अपने हिसाब से मंत्री पद दे रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश में मंत्री पद अपने हिसाब से बांटे। जैसे अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, इसको देखिए भाई, जहां तुम पावर में हो तुम ना करोगे भाई, जहां बीजेपी है वहां बीजेपी करेगी। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश, यहां टीडीपी के विधायक कितने हैं? टीडीपी के विधायक हैं 77% पूरी विधानसभा में, 77। तो कैबिनेट में कितनी जगह है? कैबिनेट में जगह 84%। अब यहां बीजेपी तो नहीं कह रही ना कि भाई हमको चाहिए जगह। जो जेएनपी है उसके कितने विधायक है भाई? उसके 12% हैं, तो उसको कैबिनेट में कितनी जगह मिली हुई है? 12%। बीजेपी के एमएलए 4%, तो कैबिनेट में जगह 4%। बीजेपी 4% पे है तो कैबिनेट में जगह भी उसको 4% मिली है। अब यही हिसाब केंद्र में चल रहा है। नरेंद्र मोदी वहां तो नहीं कह रहे कि भाई हमको ज्यादा दे दो। भाई सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री है टीडीपी की, यही होता ही है। इसी फॉर्मूले में केंद्र में बीजेपी ने अपनी हिस्सेदारी रखी और बाकी दलों को प्रतिनिधित्व दिया। इससे केंद्र या राज्य कहीं पर भी पद को लेकर कोई टकराव होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इंडी गठबंधन वाले अपनी हार को भी जीत मान रहे हैं और नरेंद्र मोदी तीसरे बार जीते हैं तो इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी की जीत कितनी बड़ी जीत है। ओडिशा जैसा राज्य जहां बीजेडी जैसी मजबूत पार्टी 24 साल से सत्ता में थी, वहां पर पहली बार अगर बीजेपी ने सरकार बनाई है तो यह सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम का चमत्कार है। लेकिन इंडी गठबंधन का नैरेटिव और उनका इकोसिस्टम देखिए कि मोदी की, नरेंद्र मोदी की तीसरी बार केंद्र में सरकार बन गई। ना 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 ना, मोदी हार गए। नरेंद्र मोदी के अरुणाचल में सरकार बन गई बीजेपी की। ना ना ना, मोदी की लहर खत्म हो गई। ओडिशा में इतिहास रच दिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। नरेंद्र मोदी को तो कोई पूछ नहीं रहा। सोचिए कैसे नैरेटिव सेट होता है इस देश में, क्योंकि कोई नहीं सोच सकता था कि ओडिशा में नवीन पटनायक जैसे मजबूत नेता को बीजेपी पटकनी दे सकती है। लेकिन ऐसा हुआ, और यह हुआ नरेंद्र मोदी के इस एरा में, जहां बीजेपी ने कई राज्यों में ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जहां बीजेपी कहीं कुछ थी ही नहीं।
वहां पर मजबूत स्थिति में आ गई या फिर वहां सरकार बना ली। ओडिशा में आज पहली बार बीजेपी सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। बीजेपी का हर बड़ा नेता इसमें शामिल हुआ। बीजेपी का हर सीएम वहां था। यह बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन था क्योंकि पहली बार ओडिशा में उसे जनता ने सत्ता दी। जैसे कुछ साल पहले आपको याद होगा त्रिपुरा का किला जो लेफ्ट का गढ़ था, उसको भेज दिया इन लोगों ने। त्रिपुरा में बीजेपी घुस गई और फिर घुसी हुई है, निकली नहीं है। वैसे ही ओडिशा में बीजेपी ने अपना सीएम भी बहुत सोच समझ कर बनाया है। मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के नए सीएम पद की शपथ ली। मोहन चरण मांझी 4 बार के विधायक है और आदिवासी नेता है। ओडिशा वो राज्य है जहां आदिवासी समाज की अच्छी खासी आबादी है। बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम भी बनाए हैं, जिनमें एक ओडिशा बीजेपी के वरिष्ठ नेता केवी सिंह देव हैं और दूसरी डिप्टी सीएम महिला को बनाया गया है जिनका नाम प्रवती परिदा है। प्रवती परिदा पहली बार विधायक बनी है। कहा जा रहा है कि ओडिशा में बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष भी एक महिला को बनाएगी। यह नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ही है जिसके सहारे बीजेपी उस ओडिशा में सरकार बना पाई जहां बीजेडी 24 साल से राज कर रही थी। और वहां तो यह मानकर चला जाता था कि बीजेडी को नहीं हिला पाएगा, ना ये खत्म है मामला। लेकिन ओडिशा की जनता ने नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके नाम पर बीजेपी को पहली बार मौका दिया। ओडिशा में बीजेपी की जीत में नरेंद्र मोदी फैक्टर के अलावा कई चीजें काम कर गई। जैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बार बार केंद्र सरकार की तरफ से यह संदेश दिया गया कि ओडिशा का विकास बीजेपी की प्राथमिकता है। मोदी कैबिनेट में ओडिशा से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान और जुएल ओराम को जगह दी गई। जुएल ओराम ओडिशा के गरीब आदिवासी परिवार से आते हैं। ओडिशा से बीजेपी की विधायक रही द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। और ओडिशा वो राज्य है जहां 33% आदिवासी आबादी है। बीजेपी ने ओडिशा की सत्ता में न रहते हुए भी ओडिशा को अपने फोकस से आउट नहीं किया, न राष्ट्रीय स्तर पर और न ही राज्य के स्तर पर। इस बार बीजेपी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाति, धर्म, उम्र, ट्राइब सबका जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया। चुनाव से पहले बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन तक की खबरें थी, लेकिन बीजेपी ने खुद की ताकत पर विश्वास किया। बीजेडी से बेहतर मैनिफेस्टो बनाया और बेहतर डोर टू डोर कैंपेन किया। पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखा। डबल इंजन के मॉडल पर चुनाव लड़ा। नवीन पटनायक का अस्वस्थ होना बीजेडी के अंदर जो कलह थी वो मुद्दा बनाकर वोटों को अपने पाले में किया। 24 साल से नवीन पटनायक के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। ये दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई, लेकिन वही नैरेटिव है। मोदी जी की अब कोई लहर नहीं है, खत्म हो गया। देश ने नकार दिया। देश ने नकार दिया। पिछले 10 दिन में, 12 दिन में 5 शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं। अरुणाचल, सिक्किम, इसके अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केंद्र में। इनमें 4 में बीजेपी जो है वो सरकार का हिस्सा है, लेकिन 99 सीट लाने वालों की लहर है। आज जब ओडिशा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक भी शामिल हुए। जबकि नवीन पटनायक के ही 24 साल के राज को खत्म करके बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन वो सियासी लड़ाई थी। नवीन पटनायक ने जनता के फैसले को स्वीकार किया और नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। और शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के बड़े बड़े नेता के नवीन पटनायक को पूरा सम्मान दिया। जब नवीन पटनायक आए तो सबने सीट से खड़े होकर उनसे मुलाकात की। यह होती है पॉलिटिक्स कि भाई ठीक है, चुनाव लड़ा, तुमने हरा दिया, लेकिन हाँ शपथ ग्रहण है तो आएंगे। जबकि आप इंडी गठबंधन के नेताओं को देखिए, इन लोगों ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से दूरी बनाई। तीसरी बार पीएम बने नरेंद्र मोदी तो बधाई तक नहीं दी। इतनी बेसिक कर्टसी नहीं दिखाई इंडी गठबंधन के नेताओं ने। खोले बैठे हैं मोहब्बत की दुकान। आप यह देखिए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने उन राज्यों में सरकार बनाई है जहां बीजेपी को कोई उम्मीद नहीं रही। जैसे अगर आप देखेंगे कि बीजेपी ने क्या क्या किया है 2014 से 2024, ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने क्या क्या करके दिखाया। पहली बार सीएम कहां बना, पहली बार बीजेपी का सीएम कहां बना भाई, असम। कांग्रेस को खत्म करके वहां असम में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। त्रिपुरा लेफ्ट का गढ़ होता था, खोद दिया गढ़ को। ओडिशा, नवीन पटनायक 24 साल का राज, खत्म कर दिया इसको। यह 10 साल में कर दिया बॉस बीजेपी ने। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का दायरा कैसे बढ़ता चला गया वो भी देखिए। साल 2013 का मैप आपको दिखाता हूं, जब देश में एनडीए शासित 6 राज्य हुआ करते थे। आज देश में एनडीए शासित 19 राज्य हैं।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बीजेपी ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बंगाल के विधानसभा चुनावों में अब तक का अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। केरल में पहली बार लोकसभा सीट जीती। लेकिन मोदी का केवल प्रभाव ही खत्म हो गया है, क्योंकि इकोसिस्टम कह रहा है तो मानना पड़ेगा आपको। फैक्ट कुछ कहते हो, इकोसिस्टम कह रहा है तो मानना पड़ेगा। खैर, मानिए ना मानिए आपके ऊपर है। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त हो गया है। जेल में ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल सब भूल गए? केजरीवाल का वो वादा जिसे याद कर दिल्ली वालों का गला सूख रहा है, अब इसका चैप्टर। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में दो बड़ी चीजें हुई थी। पहला तो अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों की जमानत मिली, और दूसरा उसी दौरान दिल्ली में पानी का गंभीर संकट शुरू हुआ जो अब तक जारी है। जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तो दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे। लेकिन केजरीवाल को प्रचार के लिए जमानत मिली थी तो केजरीवाल ने सिर्फ प्रचार किया। दिल्ली से लेकर पंजाब तक केजरीवाल ने घूम घूम कर प्रचार किया। दिल्ली पानी के लिए बेहाल थी, टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही थी, लेकिन केजरीवाल का एक बयान तक नहीं आया पानी संकट पर। हैरान करने वाली बात यह है कि केजरीवाल जब जेल में थे तो उन्हें दिल्ली वालों की चिंता सताती थी। ये भाई बाहर देखो, मेरे दिल्ली वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता यही ना कहते थे? गजब का माहौल बनाते थे भाई कि जेल में केजरीवाल दिल्ली के बारे में ही सोचते रहते हैं, केजरीवाल बिजली पानी के बारे में पूछते हैं, दिल्ली वालों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं, लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो ये कहते हैं। लेकिन केजरीवाल जमानत पर बाहर आए और फिर 2 जून को सरेंडर करके तिहाड़ गए। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का कोई नेता केजरीवाल को लेकर पहली जैसी बातें नहीं कर रहा। अब केजरीवाल का जेल से कोई मैसेज भी नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी के नेता सन्नाटे में चले गए। पानी के संकट पर कोई हंगामा नहीं हो रहा उस तरह से। भाई पहले तो कहते थे केजरीवाल जी पूछ रहे हैं कि देख लेना गर्मी आ रही है, पानी वानी की दिक्कत ना हो। अब क्या केजरीवाल जी की याददाश्त चली गई? क्या उनको याद नहीं है कि बाहर क्या संकट है? नहीं है। पहले तो रोज बयान आता था कि केजरीवाल जी से जो मिलने जा रहा है उसी को कह रहे हैं कि बाहर देखो दिल्ली वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब केजरीवाल जी भूल गए दिल्ली वालों की दिक्कत क्या? केजरीवाल को 21 दिनों के लिए जमानत मिली थी। जमानत पर केजरीवाल को सरकारी काम से दूर रहने की शर्त थी, लेकिन बयान देने की कोई रोक नहीं लगी थी। केजरीवाल ने दिल्ली वालों से कहा कि 7 सीट आम आदमी पार्टी को मिलेगी तो केजरीवाल जेल नहीं जाएंगे। अपने लिए तो केजरीवाल ने जमकर प्रचार किया, लेकिन दिल्ली वालों की समस्या पर 2 शब्द नहीं बोले। अरविंद केजरीवाल तक तिहाड़ में शायद दिल्ली वालों की परेशानी नहीं पहुंच पा रही होगी। केजरीवाल शायद देख नहीं पा रहे होंगे कि दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी को परेशान हैं। तो हम दिल्ली वालों की परेशानी की तस्वीरें उनको दिखाते हैं। यह तस्वीर दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके की, जहां टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। टैंकर पूरी तरह से रुक भी नहीं पाता, लोग पाइप लेकर टैंकर पर चढ़ जाते हैं, किसी तरह से पानी जमा करते हैं। दिल्ली में 47.5 डिग्री की गर्मी है आज। पानी के लिए इसी तरह का हाल ओखला की संजय कॉलोनी में भी है। यहां भी टैंकर पर चढ़कर किसी तरह से लोग अपने लिए पानी का इंतजाम कर रहे हैं। गीता कॉलोनी का हाल देखिए, यहां हजारों की आबादी के लिए दिन में सिर्फ 1 टैंकर आता है। पानी के लिए लोगों में मारपीट हो जाती है। सरकार से कई बार शिकायत की है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, ये लोग कह रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें पूरी दिल्ली में अलग अलग इलाकों से आ रही। लोग करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? एक बार दिल्ली वाले लोगों को सुनिए, फिर पानी के संकट पर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की क्लास लगाई वो भी दिखा। बहुत दिक्कत है, हम देखो ना सबको भर देता है, हम पीछे किया तो बढ़ते आगे लगा देता है। हम नंबर खड़िए हैं, पानी ना आता है, एगो बोतल में पानी खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? पियेंगे नहीं क्या? बहुत सारी दिक्कत होती, मारपीट की नौबत आ जाती है। आज पानी का तो प्रॉब्लम है ही है, प्रॉब्लम सारा ही प्रॉब्लम पानी का। पानी अगर तरीके से भरे तो सबको पानी हो जाएगा। लाइन लगाते नहीं है, सब आगे में आके जमा हो जाता है, कहता है मेरा नंबर है, मेरा नंबर है। तो किस एक टैंकर आता है पूरे दिन में। रोज का ही ड्रामा है ये यहाँ का। भैया रोज का ड्रामा है, पब्लिक कह रही है। दिल्ली में पानी संकट को लेकर आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों पर आरोप लगाती रही। कभी कहा हरियाणा पानी नहीं दे रहा, कभी कहा यूपी से पानी नहीं मिल रहा। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की कायदे से क्लास लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया पर क्या एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि टैंकर माफिया के खिलाफ क्या एक भी एफआईआर दर्ज की है। अगर टैंकर माफिया पर एक्शन नहीं लिया तो दिल्ली पुलिस से एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट कहेगा। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि टैंकर माफिया पर रोक लगाई। जो टैंकर दिख रहे हैं वो दिल्ली जल बोर्ड के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाया भाई आप लोगों ने। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि पानी की बर्बादी पर कंट्रोल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए किए गए उपायों पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कह दिया है। अब इस मामले में गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में टैंकर माफिया को लेकर फटकार लगाई तो दिल्ली सरकार हरकत में आई। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एलजी को एक लेटर लिखकर मामले की जांच की बात कह दी। इस लेटर में आतिशी ने जो लिखा है वो भी थोड़ा हैरान करता है। आतिशी ने लिखा कि दिल्ली के सरकारी अधिकारियों और टैंकर माफिया के बीच सांठगांठ की जांच की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों की संख्या जानबूझकर कम की गई है। जून 2023 में दिल्ली जल बोर्ड के 1203 टैंकर पानी सप्लाई कर रहे थे। जून 2024 में दिल्ली जल बोर्ड के सिर्फ 888 टैंकर पानी सप्लाई कर रहे हैं। बार बार आदेश देने के बाद भी दिल्ली जल बोर्ड के वाटर टैंकर की संख्या नहीं बढ़ाई गई। मुख्य सचिव और दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के साथ टैंकर माफिया की सांठगांठ की जांच के लिए कमेटी का गठन हो। जांच होने तक दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। एलजी से अपील है कि मुनक नहर के आसपास एसीपी स्तर के अधिकारी को पेट्रोलिंग के लिए लगाएं, जिससे मुनक नहर से अवैध तरीके से प्राइवेट टैंकर पानी न भर सके। यानी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी खुद मान रही हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की टैंकर माफिया से मिलीभगत हो सकती है। अगर ऐसा है तो पहले जांच के लिए क्यों नहीं कहा? जब केजरीवाल जमानत पर थे तो केजरीवाल ने इसकी जांच की बात क्यों नहीं की? केजरीवाल ने तो सोशल मीडिया पर पानी संकट पर पोस्ट करके हाथ झाड़ लिया, लेकिन दिल्ली वाले अभी तक परेशान हैं। और कोर्ट में तो कहा गया कि ये सारे टैंकर दिल्ली जल बोर्ड के हैं। आतिशी जी कह रही हैं कि जांच कराइए कि ये टैंकर माफिया जो है वो कैसे मिलीभगत कर रहा है और एसीपी स्तर के अधिकारी लगाइए ताकि पानी की चोरी ना हो। तो कोर्ट में क्यों कह रहे हैं कि वहां दिल्ली जल बोर्ड के ही सारे टैंकर हैं? जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसको लेकर कई सवाल हैं। दिल्ली से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है और साफ तौर पे ये कहा है कि टैंकर माफिया और पानी की जो बर्बादी हो रही है उसको लेकर एक्शन लिया जाए। इस वक्त हम संजय कैंप इलाके में मौजूद हैं। यहाँ भी लोगों का यही कहना है कि हर साल इन्हें पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। अभी तो बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। यही एक टंकी है जे कि अभी तो कुछ नहीं है। अभी जो जितना भी झुग्गी झोपड़ी वाले जब है सब ड्यूटी से जब आएंगे ना, सब नंबर लगा के बैठे रहेंगे। काम करके आएंगे तो पानी के नंबर लगाएंगे। आ रहा होगा टैंकर तो कहीं न कहीं तो कुछ हो ही रहा होगा कि पानी आता भी तो पूरा फुल टैंकर नहीं आ रहा होगा, आधा टैंकर पानी आता होगा। बाकायदा अपनी साइकिल में यहाँ पर पानी भर के और काफी दूर तक। आप कहाँ से पानी भरने के लिए आए? लाइन से और लाइन के पटरी से। लाइन की पटरी से। तो रोजाना आपको इस तरीके से करना? इस तरीके से सर से ले जाते हैं। सर से आदमी नहीं है, ड्यूटी गए हैं तो सर से ले जाते हैं। सोचिए क्या हाल है दिल्ली के गरीब आदमी का। टैंकर के लिए आदमी, एक तो टैंकर से पानी मिल रहा है उसके लिए भी तरस रहा है। दूर दूर से महिलाएं पानी लेकर जाती हैं, भरती हैं, और दिल्ली सरकार इससे उससे इसकी समस्या उसकी समस्या, फलाना जांच कराइए, ढिमकाना जांच कराइए। ये सब पहले क्यों नहीं किया बॉस? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने की बात भी कही। यह अलग बात है कि आज भी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बर्बादी हो रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के औरबिंदो मार्ग की हैं, जहां पाइपलाइन फटने की वजह से सड़क पर पानी बह रहा है। लोगों का कहना है कि 15 दिन से यहां इसी तरह से पानी बह रहा है और अब तक लाखों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार दूसरों पर आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं, फिर दिखाऊंगा पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली सरकार के दावों का सच क्या है। कि 15 दिन से लाइन बस्ट हो रखी है, तो इसका कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या जल बोर्ड का कोई भी एम्प्लॉय नहीं गुजरता या ऑफिसर नहीं गुजरता। अब आप आए हैं, ये पहले भी 2-3 बार ऐसी फट चुकी है। और दुखदाई बात है कि इस पे एक्शन किया जाए जल्दी और ये पानी बर्बाद ना हो और ऐसे अधिकारियों पे जो लापरवाह हो रहे हैं। यहाँ पे लाखों लीटर पानी जो है इस तरीके से बर्बाद हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आप पार्टी कह रही है कि पानी नहीं दे रही है बीजेपी, हरियाणा से रुकवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर असल में आप देखेंगे तो 15 दिन से उनको कंप्लेंट हो रही है कि इस तरीके से पानी जो है वेस्ट हो रहा है। लेकिन वो इस पानी को जो है ठीक कराने की जगह, जो रिपेयर कराने की जगह है पाइप को, वो उल्टा जो है इल्जामबाजी पे लगे हुए हैं। पानी की बर्बादी रोकने के दिल्ली सरकार के दावों की पोल तो कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने खोल दी। बांसुरी स्वराज ने 8 जून को ग्रेटर कैलाश में पानी की बर्बादी का वीडियो शेयर किया था और लिखा था कि पंचशील एन्क्लेव ग्रेटर कैलाश के पास पानी की पाइपलाइन पिछले 10 दिनों से लीक हो रही है, जिससे लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है और दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही। बांसुरी स्वराज ने यह भी लिखा कि वो पाइपलाइन को ठीक कराने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के संपर्क में। इसके बाद 10 जून को बांसुरी स्वराज ने एक और तस्वीर शेयर की और लिखा कि ग्रेटर कैलाश में जिस पाइपलाइन से पानी बर्बाद हो रहा था उसे ठीक करवा दिया गया है। सहयोग के लिए दिल्ली जल बोर्ड का धन्यवाद। आप खुद देखिए कि
और सोचिए कि दिल्ली सरकार किस तरह से पानी संकट को हैंडल कर रही है। सिवाय दूसरों पर आरोप लगाने के दिल्ली सरकार ने शायद ही कुछ किया। सुप्रीम कोर्ट में क्लास लगी तो टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन की बातें हो रही। दूसरी तरफ दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बात सिर्फ टैंकर की नहीं है, जिन इलाकों में नलों से पानी सप्लाई हो रहा है वहां भी बुरा हाल है, क्योंकि एक तो पानी बहुत कम देर के लिए आता है और जो आता है वो भी बालू वाला गंदा पानी। दिल्ली में झिलमिल कॉलोनी के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। 2 टाइम सुबह शाम 2 टाइम पानी आता है, वो भी पानी गंदा आता है। पानी तो आता ही नहीं है, अधिकतर तो बहुत ही कम आता है। गंदा पानी आता है। कभी कभी तो नल में आता ही नहीं है पानी, कभी कभी आता भी है तो एकदम गंदा पानी। खरीद के पीते हो, क्या करो। बहुत गंदा है, पीने का लायक पानी नहीं है। सब खरीद के पी रहे हैं और खाना बनाते हैं वही गंदे पानी से। पानी का ही समस्या है, वही कम आता है, आधा घंटा आता है और गंदा आता है, पानी बालू आता है। पानी का वोट तो इलेक्शन देने के लिए चाहते हैं, हम देते हैं वोट इलेक्शन। सब पार्टी मिलकर आपको सहायता करता हूँ, देता है, लेकिन नहीं करता है। अपने लिए वो करता है, गरीब के लिए कहाँ करता है व्यवस्था। तो घर के काम में जब पानी ही गंदा आएंगे तो वो क्या करेंगे, कपड़े नहीं धो सकते शाम को पानी से। मान लो 1 मिनट, ये पानी पिएगा इंसान मरेगा कि बचेगा। दिन रात पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी को कोसने वाले दिल्ली के लोगों को साफ पानी तक नहीं दे पा रहे। इनका फोकस इस बात पर है कि नीतीश जी को ढंग का मंत्रालय मिल रहा है कि नहीं, उनकी पार्टी को, चंद्रबाबू जी की पार्टी को ढंग का मंत्रालय मिल रहा है कि नहीं, दिल्ली के लोगों को ढंग का पानी मिल रहा है कि नहीं, उस पर ध्यान कब जाएगा। पानी संकट पर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर 6 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को दिल्ली के लिए पानी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन वो पानी अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचा। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की सरकार की भी क्लास लगा दी। और आपको याद दिला दूं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल सरकार को अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए कहा गया था। हिमाचल सरकार ने पहले कहा कि अतिरिक्त पानी है और उसे रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अब हिमाचल सरकार कह रही है कि वो पानी छोड़ने के लिए तैयार है। इसका मतलब अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया है, ये तो कंटेम्प्ट का मामला है। एक्स्ट्रा पानी को लेकर कोर्ट में गलत जवाब दिया गया है, आपके अधिकारी को जेल भेज देंगे, ये कोर्ट कह रहा है। और कायदे से तो ये लोग दिल्ली में मिलकर लड़े थे चुनाव, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले। हालांकि हिमाचल प्रदेश के सीएम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश ने तो पानी छोड़ दिया है। हिमाचल और दिल्ली के बीच हरियाणा आता है, तो हरियाणा बताए कि पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। सुनिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल कैसे पानी के मामले में आज पूरी तरह एक्सपोज हो गए। और हमने तो पानी छोड़ा हुआ है, अब जो हरियाणा की बाउंड्री लगती है उससे आगे तो हरियाणा गवर्नमेंट ने दिल्ली को छोड़ना है। और दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली में रहने वाले लोग हमारे अपने हैं। ये समझ नहीं आया कि कैसे ये कहा कि हम पानी नहीं छोड़ रहे। ये वो दिल्ली है जहां केजरीवाल ने पानी को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन पानी के मुद्दे पर अब केजरीवाल खुद एक्सपोज हो गए। आप देखिए कि कैसे पानी को लेकर केजरीवाल के सुर बदलते चले गए। साल 2015 में केजरीवाल ने कहा कि हर घर नल से पानी पहुंचाएंगे, पानी ऐसा होगा कि सीधे नल से पी सकेंगे, आरओ या प्यूरिफायर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर साल 2020 में 5 साल बाद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में 24 घंटे हर घर में पानी देंगे, यानी 2020 तक हर घर नल से पानी पहुंचा नहीं पाए। यानी साल गुजरते रहे लेकिन केजरीवाल का वादा पूरा नहीं हुआ। 2015 से 2020 और फिर 2024 तक की डेडलाइन, कैलेंडर बदलते रहे लेकिन केजरीवाल के वादे पूरे नहीं हुए। एक बार सुनिए केजरीवाल दिल्ली की जनता से पानी को लेकर क्या बड़े बड़े वादे किया करते थे, फिर बताऊंगा कि कैसे केजरीवाल अपने ही वादों से मुकर जाते हैं। सितंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। तो दिल्ली सरकार का मिशन है कि हम लोगों को, पूरी दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी दिल्ली के अपनी उनके घर की टूटी में 24 घंटे पानी उनको मुहैया कराएं और साफ पानी मुहैया कराएं। और हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में कामयाब होंगे। लोग कहते थे कि बीजेपी के लिए एक नारा होना चाहिए कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बन गया, लेकिन केजरीवाल जी के लिए नारा होना चाहिए कि पानी घर घर पहुंचाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे और हर बार तारीख आगे बढ़ाएंगे। जैसे केजरीवाल दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर वादे करते रहे, ठीक उसी तरह केजरीवाल पानी सप्लाई को लेकर दावे किया करते आए। लेकिन पिछले साल केजरीवाल ने खुद ही यह कह दिया कि दिल्ली में हर घर नल से पानी पहुंचाना संभव नहीं है और इसके लिए केजरीवाल ने कई कारण भी बता दिए। क्या केजरीवाल को यह सब पहले नहीं पता था?
और अब जब नल से पानी नहीं पहुंचा पाए तो नया दावा कर दिया कि दिल्ली वालों को ट्यूबवेल से पानी निकालकर उसे साफ करके आरओ जैसा साफ पानी देंगे। सुनिए केजरीवाल ने जुलाई 2023 में क्या कहा था, फिर बताऊंगा कि दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है और केजरीवाल सरकार बाढ़ की तैयारी कर रही है। दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जैसे झुग्गी झोपड़ी हो गए, जहां पे बहुत ज्यादा घनी आबादी होने के कारण पानी की पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती। तो ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे और उसको आरओ से उस पानी की सफाई करेंगे। तो आरओ का पानी हम जानते हैं कि अमीर लोग अपने घर में आरओ लगाते हैं। अब जो पानी अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं वैसा ही पानी गरीब लोग भी पिया करेंगे। तारीख नहीं बताएंगे। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। अयोध्या में झूठ के सहारे क्या बीजेपी को हराया गया? सच क्या निकला? रामलला की नगरी अयोध्या में एनएसजी कमांडो क्यों पहुंचेंगे? अब जरा अयोध्या का चैप्टर देखिए। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए। नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली। नई सरकार ने टॉप गियर में काम भी शुरू कर दिया। लेकिन अयोध्या सीट पर बीजेपी की हार पर चर्चा अभी तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में बीजेपी की हार की किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसलिए अब भी लोग अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह तलाशने में जुटे। विरोधी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुट गए कि अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों के घर उजाड़ दिए गए और सही मुआवजा नहीं दिया गया, जिसको लेकर कई वीडियो भी वायरल किए गए। इन वीडियोस के जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई कि अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों की दुकानें और घर उजाड़ दिए गए। वायरल वीडियो में लोगों को रोते बिलखते दिखाया गया। आज पाठशाला में अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद वायरल किए गए ऐसे वीडियोस की सच्चाई बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अयोध्या में लोगों को मिले मुआवजे का सच जान लीजिए। मुआवजे पर मचे बवाल के बीच अयोध्या प्रशासन ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें यह बताया गया कि अयोध्या में लोगों को 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं बल्कि 1200 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा बांटा गया। सरकार के मुताबिक अयोध्या में रामपथ, भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण और चौड़ा करने का काम हुआ। इसकी वजह से कई दुकानें और मकान प्रभावित हुए। जो लोग प्रभावित हुए उन्होंने 1253 करोड़ रुपए का मुआवजा उनको बांटा जा चुका है। विकास के इन कामों की वजह से अयोध्या में 4616 दुकानदार प्रभावित हुए। इनमें से 4215 दुकानदारों की दुकानें आंशिक तौर पर प्रभावित हुई, जबकि 401 दुकानों को पूरी तरह से हटाया गया, जिनमें से 339 दुकानदारों को दुकानें अलॉट की जा चुकी हैं। इसके अलावा कुछ समय के लिए व्यापार प्रभावित होने के बदले इन दुकानदारों को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा अलग से दिया गया है। इतना ही नहीं, 1845 लोगों के मकानों पर असर पड़ा, जिसके बदले उन्हें 300 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा बांटा जा चुका है। इनमें से 79 परिवारों को दूसरी जगह पर मकान अलॉट किया जा चुका है। इसी तरह एयरपोर्ट के निर्माण की वजह से प्रभावित हुए लोगों का नियमों के मुताबिक पुनर्वास किया गया और उन्हें 952 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। अयोध्या प्रशासन ने घरों को तोड़े जाने और मुआवजा नहीं मिलने को लेकर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाने वाले प्रशासन के इन दावों को भी झूठा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारी टीम मुआवजे की सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची। अयोध्या के उन लोगों को सुनिए जिनकी दुकानें या घर विकास के लिए हो रहे काम की वजह से प्रभावित हुई। फिर आपको उजाड़ने के नाम पर वायरल हो रहे बयानों का सच भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले अयोध्या के लोगों को सुनिए। जहां तक मुआवजे का सवाल है, अगर किसी को मिला भी है मुआवजा, उसके बाद उन्होंने कितना कमाया उससे? 4 महीने में उन्होंने 10 गुना कमा भी लिया है। मुआवजा एयरपोर्ट में मिला है, सबको मुआवजा मिला है। अगर मंदिर नहीं बनता, सड़क नहीं टूटती, तो आप कितना पैसा कमा रहे थे? अगर आप व्यापारी हैं तो इसका आंकलन आप कर लीजिए। ये गलत आरोप है, ये विपक्षियों की चाल है। हम देश की जनता से ये कहना चाहते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, और दुनिया के बहकावे में आप मत आइए। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। मुआवजा जो जिस तरह मिलना चाहिए सबको मिला है। बस गड़बड़ी है भाई, अगर तरक्की करनी है और अगर विकास होना है तो टूट फूट तो संभव है, उसमें हम रोक नहीं सकते। लेकिन जैसे नेताजी लोग अपने थे, जिस तरह से पब्लिक को उनका प्रेम मिलना चाहिए था इस हमदर्दी में, वो नहीं मिला। एक ये प्रबल कारण हमको लगता है। बाकी तो वोट हम लोग देवे किए हैं उनको। बदली हुई तस्वीर को देखने के लिए अयोध्या आना पड़ेगा और यहाँ पे जो परिवर्तन, जो अभूतपूर्व काम हुआ है, उसके लिए अयोध्या वासी भाजपा के सदैव ऋणी रहेंगे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अयोध्या को लाके खड़ा कर दिया है। जिसका पेपर था, जिसका भी जितना डेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसको उसका मुआवजा दिया गया है।
ठीक है, नाराजगी मेरा भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मतलब यहाँ तक जहाँ आपकी स्कूटी खड़ी है यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा भी गया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी ठीक है, वोट देने के वक्त थोड़ा सा दुख लगता है, जब मकान टूटा तो तकलीफ होती है, लेकिन उसके बदले में जो चीज़ मिली है उसके लिए वोट हमने भाजपा को ही दिया है। तो आपने सुना, अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की हार की वजह मुआवजा तो कतई नहीं। हाँ, विकास होगा जहां भी होगा भाई, अगर सड़क बन रही है, वहां पर कॉरिडोर बन रहा है, तो उसके लिए जिसका घर होगा, दुकानें होंगी, वो टूट के ही बनेंगी, हवा में तो नहीं बनेंगी। जिसका टूटेगा उसको दुख होगा, लेकिन जिसका टूटा उसको आपने पुनर्स्थापित किया या नहीं, मुआवजा दिया या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। और लोग कह रहे हैं, अयोध्या के लोग कह रहे हैं यहां भाई मुआवजा मिला है और इतना डेवलपमेंट हुआ है कि जिसको जहां दुकान मिली वहां भी वो 10 गुना कमा रहा है। हालांकि इसके बावजूद विरोधियों ने घर तोड़े जाने और मुआवजा नहीं मिलने को बीजेपी की हार की वजह साबित करने के लिए कई वीडियो वायरल की। ऐसे ही एक वीडियो की सच्चाई भी देख लीजिए। तस्वीर में जो महिला दिख रही हैं, उनका एक वीडियो अयोध्या के नतीजे आने के बाद वायरल किया गया, जिसमें इस महिला ने घर उजाड़ने का आरोप लगाया, फूट फूट कर रोती दिखाई दी। लेकिन अब यह महिला खुद वीडियो में लगाए गए आरोपों को झूठा बता रही है। कह रही है कि जिस वक्त वीडियो बनाया गया उस वक्त तो उसका मकान टूटा ही नहीं था। जब मकान तोड़ा गया तो सरकार ने नया मकान भी दिया, मुआवजा भी दिया। आप खुद सुनिए महिला के वायरल वीडियो में क्या है और उस पर खुद महिला अब क्या कह रही है। राम जी के नाम पे तो हो रहा है, राम का नाम, अरे राम का नाम क्या, राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना, राम का नाम। हमारे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए, ये जवाब दीजिए। तो आप लोगों का रोजी रोटी भी नहीं करने दिया? कहाँ रोजी रोटी, यहाँ पे थे तो कमा लेते थे, अब चले जाएंगे दूर, कहाँ आ पाएंगे कमाने के लिए, खाने के लिए, क्या मुश्किल मुसीबत, ऐसी मुसीबत। हकीकत ये है कि घर तोड़ा जा रहा है लोगों का, ये सच्चाई है। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है, घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सबको उठा करके फेंक दिया गया है, किसी को कुछ दिया नहीं गया है, क्या ये बात सही है जो आपने वीडियो में कही है? नहीं, उस समय हमारा मकान टूटा नहीं था, वो टूटने वाला रहा। जब सूचना मिली कि ऐसा होगा तो हम परेशान, हर आदमी हो जाता है, और हमारे हस्बैंड भी परेशान चल रहे थे, बीमार आदमी चल रहे थे, अकेले घर में कमाने वाले हैं, इसलिए हम कह दिए हैं कि जाकर के हाउस में कि हाँ उखाड़ के फेंका गया, लेकिन फेंका नहीं गया। बाद में हमें सरकार ने वहाँ से विस्थापित करके दूसरी जगह पे ज़मीन भी दिया है, मकान बनाए हैं और मुआवजा भी दिया है। अब जो भी आगे चल रहा है सो ठीक है, और जो अधिकारियों के द्वारा से जो भी सुविधा दी जा रही है उससे भी संतुष्ट है। अच्छा, ऐसी कोई बात मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं है, मुआवजा वगैरह आपको समय से मिला था? हाँ, मिल गया था। सुना आपने, देखा आपने कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है कि भाई सबको उठा के फेंक दिए, किसी को मुआवजा नहीं मिला। लोग खुद बता रहे हैं कि घर टूटा नहीं था, सुने कि घर टूटेगा तो भावावेश में आ गए, बोल दिए, लेकिन बाद में घर भी मिला, घर भी बना, जमीन मिली, मुआवजा मिला। लेकिन अगर वो नैरेटिव सेट नहीं करते तो अयोध्या के बाहर लोग कैसे भाई मानते, या वहां बाहर लोग जो है उनको कैसे चोट पहुंचानी थी भाई कि भाई देखो बीजेपी क्या कर रही है। देखिए इस देश में क्या चलता है। यह भी देखिए कि अयोध्या में 22 जनवरी को हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के विकास ने किस तरह रफ्तार पकड़ी। राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद से हर रोज करीब 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। हर महीने राम मंदिर में करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर के उद्घाटन के सिर्फ 2 महीने के अंदर अयोध्या की इकोनॉमी 400% तक बढ़ गई। राम मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टी के दाम 10 गुना तक बढ़ चुके हैं। ये आंकड़े उन लोगों को जरूर देखने चाहिए जो घर दुकान तोड़े जाने और मुआवजे के फेक नैरेटिव को अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है वो जानिए। हार की वजह कुछ तो रही होगी, वो बीजेपी तलाशे, लेकिन पब्लिक परेशान हो गई, मुआवजा नहीं मिला राम की नगरी में, यह सच नहीं, और वो सच हमने आपको बताया। एक तरफ अयोध्या के विकास में रोड़ा अटकाने के लिए विपक्ष मुआवजे को लेकर फेक नैरेटिव सेट करने में जुटा है। दूसरी तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद जिस अयोध्या में पूरी दुनिया की नजर आकर रुकी, उससे आतंकी संगठन भी बौखलाए हुए। अयोध्या आतंकी संगठनों के रडार पर आ चुकी है। कई आतंकी संगठन तो अयोध्या में हमले की कीदड़ बबकी दे चुके हैं। इसलिए मोदी सरकार ने अब अयोध्या को एक अभेद्य किला बनाने का फैसला किया, जिसके लिए अयोध्या में आतंकवाद विरोधी अभियानों में महारत रखने वाली एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हब बनाया जाएगा, और एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो अयोध्या में बनने वाले एनएसजी हब में तैनात होंगे।
चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद के बाद एनएसजी का छठा रीजनल हब होगा ये। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में तैनात होने वाली एनएसजी यूनिट के जवान स्पेशलाइज्ड वेपन और एंटी ड्रोन तकनीक से लैस होंगे। अभी अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस और यूपी एसएसएफ मिलकर संभाल रहे हैं। यूपी पुलिस ने पीएससी और पुलिस के जवानों को मिलकर एसएसएफ गठन किया है। यानी साफ है कि भले ही बीजेपी अयोध्या में चुनाव हार गई, लेकिन अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। अयोध्या में एनएसजी हब बनाने के फैसले के साथ ही अब अयोध्या के विकास से जुड़े 125 प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम भी शुरू हो चुका है। यानी नरेंद्र मोदी के लिए जो मैं कहता हूं कि भाई रिजल्ट अपने हिसाब का नहीं आया तो छोड़ दो, त्याग दो, निकल लो कहीं और, वैसा हिसाब नरेंद्र मोदी का है नहीं। लेकिन बीजेपी को हार की वजह तलाशनी हो, और अब यह जिम्मा बीजेपी के नए अध्यक्ष पर होगा, क्योंकि जेपी नड्डा तो अब कैबिनेट में आ गए। तो बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, क्या खबर है? बीजेपी का नया अध्यक्ष 2029 के लिए माहौल बदल देगा, जज्बात बदल देगा क्या? अब इसका चैप्टर। जब से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंत्री पद की शपथ ली, तब से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कौन। पहले कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान या धर्मेंद्र प्रधान में से किसी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन दोनों नेताओं के मंत्री बनने के बाद यह चर्चा शांत हो गई। अब बीजेपी अध्यक्ष को लेकर 4 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि बीजेपी नए अध्यक्ष को चुनने में आपको कुछ दिन का और इंतजार करना होगा, क्योंकि पीएम मोदी G7 समिट में भाग लेने के लिए 13 जून से 15 जून तक इटली जा रहे हैं। उनके इटली से लौटने के बाद ही इस महीने के अंत तक बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हो सकती है, और इस बैठक में सर्वसम्मति से बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जा सकता है। तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जेपी नड्डा संभाल सकते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। हालांकि इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष भी चुना जा सकता है। वैसे पीएम मोदी के आने के बाद बीजेपी में एक नए तरह का चलन शुरू हो गया है कि अब बीजेपी में फैसले इतने सीक्रेट और चौंकाने वाले होते हैं कि हर कोई चौंक जाता है। मोदी शाह के दौर में यह कहना मुश्किल है कि किसे कौन सा पद मिल सकता है। हालांकि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों की भी सलाह ली जाती है, लेकिन इसमें पार्टी हाईकमान की भूमिका सबसे अहम होती है। इन सबके बावजूद 4 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। इस लिस्ट में पहला नाम विनोद तावड़े का चल रहा है। 61 साल के विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं। इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। विनोद तावड़े बीजेपी संगठन और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इन्हें 30 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। दूसरा नाम चल रहा है बीएल संतोष का। 57 साल के बीएल संतोष कर्नाटक से आते हैं और इस समय बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बीएल संतोष आरएसएस के भी करीबी माने जाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष के लिए लिस्ट में एक नाम यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी चल रहा है। ये देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश और ओबीसी समुदाय से आते हैं। बीजेपी पिछड़ा वर्ग से अध्यक्ष बनाने का विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इस समीकरण में केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल फिट बैठते हैं। इसके अलावा राजस्थान के सुनील बंसल के नाम की भी चर्चा है। 55 साल के सुनील बंसल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके पास 35 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। इसके अलावा पार्टी हाईकमान और संघ दोनों का करीबी उन्हें माना जाता है। अब यह भी समझिए कि बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए इन 4 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा क्यों हो रही है। इसमें सबसे पहले बात विनोद तावड़े की कर लेते हैं। इसके लिए विनोद तावड़े का सियासी प्रोफाइल देखिए। विनोद तावड़े को 1995 में पहली बार महाराष्ट्र बीजेपी का महासचिव बनाया गया था। संगठन में इनके कामकाज को देखते हुए 2002 में दोबारा प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतकर विनोद तावड़े देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शिक्षा मंत्री बने। विनोद तावड़े हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं। इनके प्रभारी रहते ही हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसके अलावा बिहार के प्रभारी रहने के दौरान जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के पीछे विनोद तावड़े की रणनीति का एक बड़ा रोल माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इन्हें बीजेपी अध्यक्ष बनाने से प्रदेश में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। इसी तरह बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए बीएल संतोष भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनकी दावेदारी की वजह क्या मानी जा रही है? दरअसल वो राष्ट्रीय महासचिव संगठन के तौर पर बीजेपी में अध्यक्ष के बाद दूसरे सबसे ताकतवर पद पर हैं। 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की संख्या 2 करोड़ से 11 करोड़ तक जा पहुंची। इसमें संगठन महासचिव बीएल संतोष की अहम भूमिका रही। दक्षिण भारत के प्रभारी के तौर पर बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी इन्हीं पर रही है। कर्नाटक में आरएसएस के हार्डलाइनर प्रचारक रहे हैं। आरएसएस से जुड़े रहने का फायदा इन्हें मिल सकता है। बीएल संतोष को जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन अध्यक्ष
बनने के जो नाम चल रहे हैं चर्चा में, अभी नाम कौन होगा ये तो पता नहीं, लेकिन चर्चा में इनका नाम बहुत ऊपर है। अब आपको बीजेपी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया के बारे में भी बता देता हूं। ये एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें बीजेपी हाईकमान से 7 राष्ट्रीय या प्रदेश के संगठन के नेताओं से बात की जाती है। इस पद के लिए संघ की सलाह पर भी विचार किया जाता है। 18 फरवरी 2024 को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ। उसके मुताबिक पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा। इस समय बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जेपी नड्डा, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष जैसे 10 बड़े नेता शामिल हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके मुताबिक राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय करते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के मुताबिक होता है। अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी है कि चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने वाला व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा। इसके अलावा प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस प्रस्ताव पर कम से कम 5 प्रदेशों के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति होनी जरूरी है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस लिहाज से देश के 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। बीजेपी में पूरे संगठन को राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक करीब 7 हिस्सों में बांटा गया है।